उन्होंने सही कहा है, उन्होंने सही कहा है खट्टर साहब ने। हर आदमी को सुरक्षा थोड़ी दे सकते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है। जो आदमी खुश होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री जी खुश होने चाहिए, वो खुश हैं, वो काम कर रहे हैं। चाहे वो जाट आंदोलन की बात रही हो, चाहे वर्तमान आंदोलन की। और अभी जैसे शीतल जी भी कह रहे थे, राव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं पुलिस को बुलाता रहा, पुलिस नहीं आई, और मैंने सवाल उठाया कि आखिर हथियार लेकर हमारे लोग क्यों गए थे। कौन राव इंद्रजीत जी ने उठाया है ना कि क्यों गए थे भाई, तलवार लेकर, कट्टा लेकर, लाठी लेकर कोई सराफत से धार्मिक आयोजन करने जा रहा है, तो कौन मना कर रहा था, कौन कर। लेकिन ये कह देना मोनू सर के जब वीडियो आए कि आपका दामाद आ रहा है, स्वागत की तैयारी करें, नहीं और कौन एलआईयू की रिपोर्ट नहीं होती क्या लोगों को जानकारी नहीं, इंटेलिजेंस की। हर जिले में विनीता जी 3 चैनल होते हैं, एक लोकल एलआईयू होती है, स्टेट होती है, एक आईबी होती है। तीनों अपनी अपनी इंटेलिजेंस अपनी अपना भेजते हैं स्पेशल के। सबको जानकारी थी, अरे आपको मुझे जानकारी थी, बीजेपी के लोग ट्विटर पर उसको शेयर कर रहे थे, उसके बयान को हो। देश के सोशल मीडिया पर चल रहा था मोनू का बयान या उनके और साथियों का बयान। कौन स्वीकार करेगा साहब इस बात पे कि कोई कह रहा मैं तुम्हारा दामाद हूं। आप जी शीतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, और आप ये सोचिए कि अगर आपके हमारे परिवार में किसी की कोई दूसरी जगह का आदमी हत्या कर दे और उस हत्या में वो पकड़ा भी न जाए, पुलिस उससे मिली हुई हो, और उसके बाद वो वीडियो बना के जारी करे कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं तुम्हारी औरतों के साथ फला चीज करने, ये परिस्थिति ये थी। वही तो मैं कह रहा हूं कि पर किसी के छींकने पर भी और एफआईआर हो जाती है कई बार कुछ खबरों को लेके तुरंत, वहां सोशल मीडिया पर पूरी साजिश इसकी रची गई और किसी को पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं, वो यकायक नहीं आ रहा, बोल रहे हैं वो भी राडार में है। वो यकायक नहीं हुआ है, वो बाकायदा पहले करके आ रहा, मैं आऊंगा, आपका दामाद हूं, आ रहा हूं, और आप भी आइए, सबको बुला रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है। ये कॉमन सेंस की चीज है कि शासन में, प्रशासन में सबको जानकारी थी। राव वीरेंद्र जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि वो हथियार लेकर गए क्यों, नियत साफ थी, लेकिन उनकी नियत साफ नहीं थी। हरियाणा ऐसा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोगशाला है। 2014 में 13 में मेरा जिला प्रयोगशाला था, हम लोगों ने मेहनत की, हिंसा बढ़ाई, खूब हुआ, मार काट हुई, 65 लोग काट दिए गए, देश भर में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। लेकिन हरियाणा ऐसा राज्य है जहां इस तरह की सामान्य सद्भाव की बिगड़ने की स्थिति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वह भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया है कि जाट वर्सेज ऑल, यानी कि जाट हिंदू नहीं है। यहां मुजफ्फरनगर में जब थे कि हिंदू वर्सेज मुस्लिम, जब हरियाणा में जाते हैं कि जाट वर्सेज ऑल, क्योंकि वहां हरियाणा में मुस्लिम नहीं थे, तो जाट के खिलाफ हरियाणा में जाट राजनीति में प्रमुख रहे हैं। खट्टर साहब की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि जाट वर्सेज एक ग्रुप बनाकर उन्होंने कराया था। अब वहां वो फेल होता जा रहा है, तो लग रहा है कि जाट वर्सेज ऑल पर नहीं है, क्योंकि हरियाणा में 36 बिरादरियों में सामंजस्य बहुत अच्छा है। वहां का बनिया भी जाट जैसा ही है, हमारी तरफ का तो इधर का, बाकी देश में जिस भाषा शैली में जाट बोलता है, हरियाणा का तो बनिया भी ऐसे ही बोलता है कि जाट सा लगता है। वहां सभी आपस में स्थानीय स्तर पर विवाद हो, लेकिन सामान्य स्थिति में वहां हिंदू मुस्लिम पहली बार पैदा करने की कोशिश की गई है। उसमें उनकी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी अलग विषय है, लेकिन वहां भी जाटों को कहा गया कि आप आइए, मुसलमानों से भिड़िए, वहां के जाट नहीं भिड़े, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर में 6200 लोग थे जो दंगों में नामजद थे, उन्होंने अपनी पीड़ा अपने आप झेली। उस समय हिंदुत्व के प्रतीक में कोई और नहीं था। और जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का उन 6200 लोगों में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुलजिम नहीं था, वहां आम आदमी मुलजिम था, और उसमें अधिकांश से लगभग सभी जाट थे हिंदुओं में। कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक या वहां दंगों में शामिल नहीं था। उन पे पॉलिटिकल मुकदमे संगीत सोम हो रहे हो, सुरेश राणा रहे हो, हुकुम सिंह जी उनके खिलाफ रहे, और वो सरकार ने वापस ले लिए। और उनको तो अच्छे पद मिल गए। नहीं, उनको सरकार ने मुकदमे वापस ले लिया। वो सब आज कई सौ लोगों की सिक्योरिटी में है जेड प्लस में।
और जो 6200 लोग दंगे में सचमुच थे वो अपने गांव में उन्हीं मुस्लिमों को वापस मना के रह रहे हैं। उन्होंने वापस मनाया, समझाया, मुकदमे धीरे धीरे खत्म करने की तरफ है। सामाजिक सद्भाव बनाने की कोशिश है जो 2013 में बिगाड़ दिया गया था। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब 2024 में और कोई मुद्दा नहीं लग रहा है तो एक मुद्दा शायद ये बनाने की कोशिश है कि देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाएं। जैसे आपने अभी जिक्र किया प्रभाकर, जिस दंगे का मामला था वो रूट नहीं था, जुलूस का एक रूट डिसाइडेड होता है, जुलूस रजिस्टर होता है हर जिले में। उस मुस्लिम इलाके से जुलूस कावड़ का नहीं जाता था। वहां उन्होंने कहा कि एसएसपी ने कहा कि 50-50 आदमी निकल जाइए, पर मस्जिद के सामने से इस रूट ना होने के बाद भी मुस्लिम तैयार हो गए थे कि ठीक है निकाल लीजिए, पर डीजे ना बजाए। भी सेम इसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से जबरदस्ती निकालने की वहां से जब बात हुई थी। वो जो लड़का था चंदन गुप्ता जिसका आप जिक्र कर रही है, उसकी स्टोरी बाकायदा छपी है उसके परिवार की। उसके बाद पता कर ले जो आज हिंदुत्व की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिनके बच्चे शहीद हो गए, पता ले ले चंदन के परिवार के लिए जो घोषणा हुई थी आज तक कोई पूरी नहीं हुई है। चंदन के परिवार के पिछले दिनों मैंने पूरी स्टोरी छापी है, उसके मैंने भी छापी और कुछ चैनल से छापी है। उनके परिवारों से पूछा था कि 2 साल 3 साल 1 साल हो गए, आपकी हालत क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। चंदन के माता पिता सरकारी अफसरों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ लगातार चक्कर काट रहे हैं। ये पिछले योगी जी के पिछले कार्यकाल की घटना थी, दूसरा कार्यकाल भी 1.5 साल पूरा हो गया। मेरा अनुरोध है जो लोग इस नाम पे हिंदुत्व के नाम पर आ रहे हैं मारने काटने, वो पहले जो लोग इन झांसों में आकर मुकदमे झेल रहे हैं जिनके बच्चे, उनकी स्थिति वर्तमान में पता कर ले कि क्या उनके मरने के बाद उनके परिवार की कोई ख्याल कर रहा है क्या? आज 80-81 करोड़ को राशन बांटकर देश में कामचोरों की जमात बढ़ाई जाती है। आज कोई करने को तैयार नहीं है। एक अपर क्लास बन गया है। मध्यम क्लास को यह समझाया जाता है कि पाकिस्तान में तो 250 रुपए है पेट्रोल, हम तो फिर भी 100 रुपए में बेच रहे हैं। और माफ करना, हम मध्यम क्लास खुश है। हमें उन्हें लग रहा है कि यदि हम चले गए, मोदी जी चले गए, योगी चले गए, तो मुसलमान आएंगे, खा जाएंगे। एक मन में एक दहशत बना दी गई है। आज किसी बेटी के साथ यदि घटना होती है, किसी युवक के साथ, किसी वृद्ध के साथ होता है, तो सबसे पहले सभी लोग ये देखते हैं इसकी जाति क्या है। यदि जाति हमारे अनुकूल है तो अन्याय है, जाति यदि अनुकूल नहीं है ये साला नालायक है, इसने जानबूझकर वो जो तलवार थी उसमें जाके सिर फंसाया है। वे बच्चे मरे हैं, उनको किसी को मतलब नहीं है। उनसे पूछो तो उनको लाया कौन था वहां, जबकि वो बेचारे वहां के रहने वाले भी नहीं थे। बजरंग दल के आह्वान पर समस्या ये है कि आज हम इसी रंग में हैं और 1 जनवरी को फिर मंदिर जी कहा होगा कि रामलला आ गए, अब राम राज्य विधिवत स्थापित हो जाएगा। अच्छा खासा भाषण देंगे। 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोलेंगे। अच्छा बोलने के बाद वो 15 अगस्त जैसा कोई और आह्वान करेंगे। और जैसा शीतल जी ने कहा कि हम लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष जिंदा हो, विपक्ष जिंदा हो। हम सुप्रीम कोर्ट की आरती कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र जब बचेगा जब हम जो वोट डालने जाते हैं हम अपने पेट की आग देखेंगे। हम ये नहीं, एक मानसिकता इस देश में इस समय डेवलप है कि मोदी जी उन बड़े लोगों का इलाज कर रहे हैं जो बड़े लोग राज कर रहे थे। वो आदमी ये नहीं देख रहा तेरी फैक्ट्री के मालिक का जीएसटी का छापा लग रहा है, इनकम टैक्स का लग रहा है, ईडी का लग रहा, तो तुम 500 आदमी बेरोजगार हो जाओगे, फैक्ट्री बंद है। उसे इसकी चिंता नहीं है, उसे यह कि मेरे फैक्ट्री के मालिक का इलाज हो रहा है। इस मानसिकता के साथ है देश में ईडी 3 कार्यकाल बढ़ा रहे, सुप्रीम कोर्ट मने कर रहे, फिर भी सरकारदारी सरकार सुधीर शर्मा जी को दे दो। सुधीर शर्मा जी नहीं रहेंगे तो देश में तबाही हो जाएगी, राष्ट्र हित प्रभावित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे चलते हैं, हर पद वाला एक्सटेंशन पे चलता है। कोई एक 2 3 एक्सटेंशन, मानो जो नए लोग हैं, नए आईएएस हैं, जो और अपर मुख्य सचिव हैं या इसके बाद के सीनियर आईपीएस है, वो सब नकार आए। सुधीर जी चले जाएंगे सितंबर के बाद, तो तब भी तो कोई ना कोई आएगा।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनना हो कि नहीं साहब, इसी कमिश्नर को रहने दो, यो चूंकि हमारी वेवलेंथ में मिल गया है। ये दुर्भाग्य है। उन लोगों को भी चिंता होती है जिनको लगता है कि मेरा प्रमोशन होगा तो मैं भी डीजीपी बनूंगा, मैं भी सीपी बनूंगा, मैं भी ईडी का डायरेक्टर बनूंगा। जब उसे पता है कि 2-3 साल तेरे रह रहे रिटायरमेंट के, 3 साल तो इन्हें एक्सटेंशन मिलेगा, तो वो भी अपने घर बैठ जाता है। जो उसे काम 2 साल करना तो वो भी नहीं करता, स्पार्क खत्म हो जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी में चल रही है। पिछले 9 साल में ये प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है कि जो अपने लोग सेट हो गए उनको एक्सटेंशन दिए जाओ, जो विचारधारा से सेट उन्हें संट रखो, उनको 9 साल रखो। पार्लियामेंट कहीं चल रही है क्या? आज पहले दिन मैं सुन रहा हूं, मेरे ये शीतल जी, सुरेंद्र जी, दर्शन जी, ये लोग वरिष्ठ साथी हैं, पार्लियामेंट कहीं चलती दिख रही है? अरे वो तो आपके टीवी चैनल पे आपने सबको म्यूट कर दिया, मुझे बोलना है, इनको सुनना है। पार्लियामेंट यही स्थिति है। आज लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला जी ये कहते हैं कि मैं सत्र में नहीं आऊंगा जब तक शांति से नहीं बैठोगे। हम बचपन से देखते थे मास्टर जी रूल लेके आते थे, बच्चों को डांट के प्यार से बैठाते थे। आज मास्टर जी ये कह रहे हैं बच्चों शांत हो तो क्लास में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। पार्लियामेंट चल कहां रहा है? पार्लियामेंट अगर चलता होता, देखिए देश की संसद ने दिल्ली के विधेयक पास किया, दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना, उसको 5 साल का मौका दिया। अच्छा होगा ठीक है, नहीं होगा तो ये कहते हैं कि वोट से तय होता है। वोट से दिल्ली की सरकार जनता ने 2 बार 3 बार 4 बार केजरीवाल को बार बार मौका दिया। इसका मतलब दिल्ली की जनता ये चाहती है कि केजरीवाल को सरकार चलाने की स्वतंत्रता हो। पुलिस तो नहीं है तो चलिए प्रशासन के तबादले, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज फैसला कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पार्लियामेंट में इसलिए आ रहे हैं कि हम पे संख्या बल है, हमको अधिकार है। जो वो कह रहे हैं उसको सुनना, ये लोकतंत्र में पार्लियामेंट की डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। इस देश की सबसे सम्मानित संस्था है, एक सबसे बड़ी चौपाल है जहां आदमी को उम्मीद होती है कि मेरे देश के बुनियादी मुद्दों पर सुनी जाएगी, उन पर कुछ हल होगा। लेकिन जैसा कि आज ही मैं कहीं सुन रहा था, एक प्राविधान है कि यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो कोई अन्य विषय उस बीच में कोई विधेयक पास नहीं होते हैं। मैं नहीं जानता इसके तकनीकी ज्ञान क्या है, लेकिन मैं इसके बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रहा था। पता लगा कि ऐसा कोई प्राविधान है कि यदि 50 से अधिक सांसदों ने लिख के दिया है विश्वास प्रस्ताव तो पहले उसका निस्तारण होगा, सरकार पास हो जाएगी तो सब विधेयक पास करती है, सरकार फेल हो जाएगी तो किस कोई नैतिक कानूनी कोई अधिकार नहीं होता। आप सब हम जानते हैं कि वो पास है, बहुमत का कोई दूर दूर तक कोई खतरा नहीं। राज्यसभा में भी था, राज्यसभा में भी वो पास हो रहे। लेकिन विपक्ष ने जो ये दांव चला था, इसलिए चला था इसी के बहाने प्रधानमंत्री जी बोलने आएंगे। आप बात सुनते हैं कि 10 तारीख को आएंगे प्रधानमंत्री जी, पर उससे पहले सारे विधायी कार्य कराए जा रहे हैं। जो भी 11 तारीख को सत्र खत्म होगा, 10 तारीख को अपना राष्ट्र को नए मैसेज देके जाएंगे। 15 अगस्त को हमको मिट्टी लेके सेल्फी खिंचानी। इस सेल्फी का औचित्य क्या है? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। अभी सोशल मीडिया पर एक हमारे विदेश से किसी ने भेजा कि साहब फरीदा, मेरे दोस्त ने मुझे हरियाणा से भेजा है कि हरियाणा में 10,000 मुस्लिमों ने इकट्ठे होकर मंदिर पर हमला कर दिया, मेरे परिवार के लोग सब वहां इकट्ठे थे, हमला हो गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी थे? कि नहीं नहीं, मेरे जानने वाले थे। मैंने कहा उनसे पूछिए। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा चला दिया गया कि जैसे मुस्लिमों ने 10,000 लोगों ने हमला कर दिया एक मंदिर पर हिंदुओं को मारने काटने के लिए। और लोग यकीन मानते हैं, अभी जैसे हमारे वरिष्ठ साथी भी कहते हैं, लोग मानते हैं। जो वो फर्जी ट्विटर भेजते हैं या फर्जी ट्वीट करते हैं या व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसे लोग सच मानते हैं। उनके ऐसी ईश्वर की कृपा है कि उनके पास के वो मानते हैं। मेरा सवाल है कि उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए जिसको इंटेलिजेंस की आउटपुट होने के बाद भी 10,000 लोग, मैं उनकी बात मान लूं कि मुसलमान इकट्ठे होकर मंदिर पर हमला करने जा रहे हैं, 6 घंटे तक पुलिस नहीं जा रही है वहां, किसका फेलियर है? जिस डबल इंजन की बात कर करके विनीता जी 9 साल से हमें कहा जा रहा है कि तीसरी बार फिर चुनिए, अगर हमें नहीं होंगे तो मुसलमान आ जाएंगे, खा जाएंगे। अरे भाई आज तो राज आपका है, हरियाणा में आपकी सरकार है, मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां बेटियां नंगी दौड़ाई जा रही है।
पुलिस प्रशासन के लोग ले जाकर उनको उन्मादी भीड़ के हवाले कर रहे हैं। किस डबल इंजन की सुरक्षा की बात हमसे करते हैं कि जब राम लला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बना लिया। प्रभु तो घर, आप हम सभी लोग यहाँ हिंदू हैं, सभी के घर में कोई कम ज्यादा पूजा होती होगी, सभी के घर में भगवान जी हैं। मंदिर जी बने, अच्छे बने और भव्य बने, जितना बना रहे उससे भी भव्य बने। लेकिन क्या मंदिर जी आने से महंगाई कम होगी? क्या मंदिर जी आने से सुरक्षा बढ़ेगी? देश में वैमनस्य बढ़ेगा? सवाल उठना चाहिए कि एक सिपाही मोदी योगी के नाम पर गोली मार देता है 4 निर्दोषों को, और देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया शांत है। आखिर हम देश में किस चीज को पैदा कर रहे हैं, किस उन्माद को पैदा कर रहे हैं कि जब कानून का पालन करने वाला, कानून की शपथ लेने वाला हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ज्ञान वापी तो वहां मस्जिद ही है। हाई कोर्ट बची है, सुप्रीम कोर्ट बची है, देश का कानून बचा है। आप 9 साल से सत्ता में केंद्र में है, 7 साल से, अगर यही तो तोड़ दीजिए ना बुलडोजर, क्यों फिर अपीलें चला रहे हैं? लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए? मेरी राय में जब तक कानून का सदुरुस्त मामला है, यदि किसी नेता के बारे में आप सवाल पूछ लीजिए कि उस नेता के खिलाफ ये मुकदमे है और पार्टी उसे पद दे रही है, तो कहते हैं अभी न्यायालय ने उसे दोषी करार नहीं दिया, चूंकि उन्हें सूट करता है, चाहे वो सेंगर का मामला या अन्य अपराधियों का, चाहे चिन्मयनाथ जी का हो। लेकिन इनको सूट करता है ज्ञान वापी को मस्जिद बनाना, तो क्या फिर कोर्ट की जरूरत क्या है? और देश में लगता है हम सभी को शायद न्यायपालिका या संसद में कहीं सुनवाई होगी, पर अब निराशा का भाव है। देश में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज फैसला करे, उसे भी संसद में अपनी ताकत के बल पर हम पलट देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में जो मामला हो उसके बारे में अभी से वर्डिक्ट जारी कर देते हैं कि वो तो मस्जिद है। तो फिर देश में कानून कहां है, फिर राज कहां है, फिर वो संसद कहां है जिसकी आपको तलाश है? अगर संसद भी फेल है, और अभी शीतल सिंह जी ने बताया इस देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में गालियों का भाषा इस्तेमाल, मुख्यमंत्री के बारे में, योगी जी के बारे में लिख दे ट्विटर पे गाली, अभी पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। मोदी जी के बारे में लिख दे, अभी पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनके बारे में उनकी ईमानदारी पर शायद किसी को शक नहीं हो, जो मानवता की ये दिखाते हैं कि 2 विकलांग बेटियों को वो पाल रहे हैं अपनी बेटी समझ के। हमारे घर में, आपके घर में विकलांग बच्चा हो तो परेशान हो जाता, उन्होंने विकलांग बेटी चयन की। इसका मतलब उस व्यक्ति की मानवता, उस व्यक्ति में मनुष्यता बहुत चरम लेवल पर है। जो विकलांग बेटियों को पालना, विनीता जी, बड़ा कठिन काम है आज के समाज में, जिस दकियानुसी सोच में हम लोग रहते हैं। लेकिन उसमें बीच में बेटियां, और बेटियों में विकलांग बेटियां पाल रही है, तो चंद्रचूड़ जी का, उनके परिवार का प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे में उनको सोशल मीडिया पर गाली दी जा रही है। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से कानून के जो भी, अगर किसी में कानून के नाम की आत्मोची हो तो अनुरोध है कि वो देखें, जिसने चीफ सेक्रेटरी सीजेआई को गाली दिखी है उनके खिलाफ मुकदमा लिखे, उन्हें जेल भेजे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने निर्दोषों को मारा है। मणिपुर की हिंसा की जहां तक बात है, निश्चित रूप से इनको ये लाभ लग रहा होगा। मैं नहीं जानता कितना सच है कि खनन का कोई खेल वहां है जिसके लिए कुकीज, मैतई और कुकीज के बीच विवाद है, और लाभ किसी बड़े आदमी को जो देश में सत्ता में है, उनके चहेते हैं, उनके साथ है। आजकल दिल्ली और लखनऊ के भी झगड़े हैं, कल एक मुकदमा गाजियाबाद में भी दर्ज हुआ है। तो अब तो ऐसे ही ऐसे काम देखने हैं, तो इसलिए आप संसद में अपेक्षा करें। घर के मास्टर जी चले जाएं, अच्छा बच्चों तुम तो दंगा कर रहे, मैं तो स्कूल में नहीं आऊंगा। अगर उनको लगता है कि विपक्ष के सांसद या सत्ता के सांसद गलत कर रहे हैं, उनको डांटे, समझाएं। और लोकसभा अध्यक्ष बहुत बड़ी ताकत होती है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के वो मुखिया है। नाराज होकर घर बैठने वाला तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में संसद चल रही है, एक आम शहरी के नाते मुझे तो नहीं लग रहा ना संसद से, और माफ करना, अब सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास आम शहरी को हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। जब उसका फैसला भी इस देश में लागू नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।